गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात की थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर कि दर्पण क्या होता है। तो देखिए दर्पण की डेफिनेशन इस प्रकार दी जाती है कि वह सतह जिससे परावर्तन की घटना घटित होती है, परावर्तन की घटना घटित होती है, दर्पण कहलाता है। अर्थात वह सतह जिससे परावर्तन की घटना घटित होती है। जैसे अभी अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हमने परावर्तन पढ़ा था, तो वहां पे मैंने क्या कहा था कि इस सतह पर कोई किरण आपतित होती है तो यह आपतित किरण है, यह अभिलंब है और ये क्या है, परावर्तित किरण। तो डेफिनेशन क्या है कि वह सतह जिससे परावर्तन की घटना घटित होती है। तो मुझे आप इन सबको देख के ये बताओ कि वह कौन सी सतह है जिससे परावर्तन हो रहा है। क्या यहाँ इससे परावर्तन हो रहा है, इससे परावर्तन हो रहा है, या इससे परावर्तन हो रहा है? इन तीनों से ही परावर्तन नहीं हो रहा। परावर्तन किससे हो रहा है? इससे हो रहा है। जैसे अगर मैं इसको नाम दे दूं एम डैश, तो यहां मैं क्या बोलूंगा कि एम डैश वो सतह है जिससे क्या हो रहा है, परावर्तन। अर्थात एम डैश क्या है, दर्पण है। ये क्या है, मिरर है। तो मिरर की डेफिनेशन क्या हो गई कि वह सतह जिससे परावर्तन की घटना घटित होती है। यहाँ की सतह से घटना घटित हो रही है परावर्तन की, एम डैश से, तो यहाँ पे एम डैश क्या है, दर्पण है। अब देखिए दर्पण के प्रकार। मिरर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? पहला जो मिरर होता है वो होता है प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, जिसको हिंदी में बोला जाता है समतल दर्पण। और जो दूसरा मिरर होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, गोलीय दर्पण। तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? सामान्यतः दो प्रकार के। पहला होता है प्लेन और दूसरा कौन सा होता है, स्फेरिकल मिरर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर से। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, वो है प्लेन मिरर। तो देखिए प्लेन मिरर की डेफिनेशन क्या दी जाती है कि अगर आपके पास कोई एक समतल सतह है, उसके एक तरफ आप पॉलिश कर दो। क्या कर दो? पॉलिश कर दो। जैसे एजी की पॉलिश कर दिया आपने, तो दूसरी सतह अगर परावर्तन का काम करे तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, समतल दर्पण। या ऐसी सतह क्या कहलाती है, समतल दर्पण। तो देखिए आप कोई भी एक समतल सतह लो, उसके एक तरफ पॉलिश कर दो और दूसरी सतह अगर परावर्तन का काम करती है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा प्लेन मिरर की तरह। अब हम नेक्स्ट इसी में पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर अर्थात समतल दर्पण की विशेषताएं। देखिए पहली विशेषता क्या है कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब रखा होता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाना चाहूं, जैसे ये कोई प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन यह थी कि समतल सतह की अगर एक तरफ पॉलिश कर दी जाए और दूसरी सतह परावर्तन का काम करे तो ये जो सरफेस होती है वो क्या कहलाती है, समतल दर्पण। तो क्या बोला कि जितनी दूरी पर बिंब है, जैसे मैं मान लूं कि ये बिंब को इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्जेक्ट, तो ये बिंब है और बोल दिया कि ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो मुझे बताओ प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा? प्रतिबिंब 101% 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इमेज। क्या बोला जाता है, इमेज। बिंब को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब को क्या बोला जाता है, इमेज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब रखा होता है उतनी दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो 5 सेंटीमीटर पर बिंब है तो प्रतिबिंब भी कितनी सेंटीमीटर पर होगा, 5 सेंटीमीटर पर। अगर मैं 4 सेंटीमीटर पर बिंब को रखूं तो 4 सेंटीमीटर पर ही क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यह इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी।
सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जो समतल दर्पण से प्राप्त जो प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है। क्या बोला कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, पार्श्व प्रतिबिंब। अब आप कहोगे कि सर ये पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है, तो देखिए पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है कि अगर बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग की तरह दिखे, प्रतिबिंब का बायां भाग, और वाइस वर्सा कि बिंब का बायां भाग अगर प्रतिबिंब का दायां दिखे, तो ये जो डेफिनेशन होती है वो किसकी होती है, पार्श्व प्रतिबिंब की। तो पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि जो बिंब का दायां भाग होता है ना, वो प्रतिबिंब का कौन सा भाग दिखेगा, बायां, और बिंब का जो बायां होगा वो प्रतिबिंब का कौन सा भाग होगा, दायां भाग। तो समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेंगे ना, उनमें हमेशा यही होगा कि बिंब का दायां तो दिखेगा, प्रतिबिंब का बायां, और बिंब का बायां कैसा दिखेगा, प्रतिबिंब का दायां। अर्थात इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, पार्श्व प्रतिबिंब। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब देखिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये मान लो कोई समतल दर्पण है और यहां कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ इसके समानांतर गति कर रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब, मैंने क्या कहा था कि समतल दर्पण से बिंब जितनी दूरी पर होता है उतनी दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब। तो मैं प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश दे रहा हूं, तो प्रतिबिंब भी इसके समानांतर ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से ही गति करेगा। तो मैंने तीसरी प्रॉपर्टी में क्या बताया कि समतल दर्पण के अगर समांतर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड, जैसे अपवर्ड 5 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है या डाउनवर्ड 5 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा उसकी क्या खासियत होगी कि वो भी इसके समानांतर, अगर ये ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। अर्थात इस स्थिति में वेग का परिमाण व दिशा समान होती है। बिंब व प्रतिबिंब दोनों के लिए ही तो वेग का परिमाण समान होगा और दिशा भी क्या होगी, समान। जैसे यहाँ ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो भी क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ गति करेगा। यही अगर ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ गति करता तो इसका प्रतिबिंब भी हमेशा क्या होगा कि 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ ही गति करेगा। तो समतल दर्पण के समांतर जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की गति करवाते हो तो वैसे की वैसी गति किसकी होगी, इमेज की। अर्थात ना तो वेग का परिमाण बदलेगा और ना ही दिशा बदलेगी, परिमाण भी समान होगा और दिशा भी क्या होगी, समान। ये इसका पहला केस है। अब इसका हम सेकंड केस स्टडी करते हैं कि अगर ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए कि जो ऑब्जेक्ट है वो समतल दर्पण के लंबवत गति करे, तो देखो ये रेखा लंबवत ही तो है, कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। तो इस बार ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसके लंबवत गति कर रहा है, तो इतनी ही दूरी पर क्या होगी, इसकी इमेज बनेगी, और इमेज भी इस डायरेक्शन में कितनी गति से मूव करेगी, 5 मीटर पर सेकंड से। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ तो देखो दिशा समान थी, ये ऊपर जा रहा था ऑब्जेक्ट तो इमेज भी ऊपर, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड तो इमेज भी डाउनवर्ड। तो मुझे बताओ यहाँ देखो इन दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, नहीं है, बट परिमाण देखो 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, तो परिमाण तो वेग का क्या होगा, समान होगा, लेकिन जो दिशा होगी वो कैसी होगी, विपरीत होगी, क्योंकि देखो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो अगर कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट समतल दर्पण के समांतर गति करे तो ना तो वेग का परिमाण और दिशा प्रतिबिंब के लिए क्या होगी, समान होगी, बट जब भी कोई ऑब्जेक्ट समतल दर्पण के अगर लंबवत गति करे तो परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। देखो ये लंबवत ही तो गति कर रहा है, कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो समांतर की कंडीशन में एंगल कितना बनता है, 0। लंबवत की कंडीशन में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। यह थी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। अब देखिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि यदि आपके पास कोई दो समतल दर्पण है, जैसे इसको मैं M1 नाम दे रहा हूं, इसको M2 दे रहा हूं, और ये किसी एंगल थीटा पे रखे हुए हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कि बताइए इससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी।
क्या क्वेश्चन है कि आपके पास दो समतल दर्पण है, पहला है M1 और दूसरा है M2 और दोनों किसी एंगल थीटा पर रखे गए हैं और आपसे पूछा है कि प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो प्रतिबिंबों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 अपॉन थीटा। क्या होता है? 360 अपॉन थीटा। तो देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर आपको कि मान लो दो एंगल, दो दर्पण है M1 और M2 और दोनों कितने डिग्री पे हैं? 60 डिग्री पे, और पूछा है कि बताइए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो प्रतिबिंबों की इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंबों की संख्या इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। बताइए यहाँ थीटा गिवन है, कितना है? 60 डिग्री। तो मुझे बताइए प्रतिबिंबों की संख्या को अगर मैं n से रिप्रेजेंट करूं तो n बराबर 360 अपॉन 60, तो कितना बच गया? 6। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे? 6। तो अगर आपको दो दर्पण दिए जाएं और वो किसी एंगल थीटा पर रखे हुए हों और पूछा जाए कि बताइए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो आप हमेशा क्या करोगे? 360 कोस थीटा से डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ एंगल कितना था? 60 डिग्री, तो मैंने थीटा की जगह 60 रख दिया, तो कितने प्रतिबिंब बन गए? 6 प्रतिबिंब बन गए। ये थी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब देखिए फिफ्थ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसमें आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की शक्ति और समतल दर्पण का आवर्धन। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, उसकी शक्ति कितनी होती है और उसका आवर्धन कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो देखो इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं मिरर फॉर्मूला के बारे में। हिंदी में इसको बोला जाता है दर्पण सूत्र, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ये दर्पण सूत्र क्या होता है। तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे जो f होता है वो होता है फोकस दूरी, यहाँ पे जो u होता है वो होता है बिंब या ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो v होता है वो क्या होता है? प्रतिबिंब। तो जो दर्पण सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ये कैसे डिराइव हुआ। तो अब देखिए मैंने अभी भी आपको क्या कहा कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो अब देखिए अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो अगर इसको आप पॉजिटिव एक्सिस ले रहे हो तो बताओ इसको आप नेगेटिव एक्सिस नहीं लोगे? यस और नो? अरे भाई इस रेखा के इस तरफ अगर प्लस अक्ष आ रहा है तो इस तरफ क्या आएगा? माइनस अक्ष आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो मुझे बताओ अगर बिंब मान लो u डिस्टेंस पे रखा है और प्रतिबिंब v डिस्टेंस पे रखा है, तो पहली बात तो u बराबर v तो हमेशा ही होगा ना। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण की मैंने पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी दूरी पर कौन होगा? प्रतिबिंब होगा। तो बताओ u बराबर v तो होगा। दूसरी बात देखो अगर a को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे को आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो क्या मैं u बराबर माइनस v लिख सकता हूं? क्या v बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस u। बताओ दोनों ही सही है। तो पहली बात तो u बराबर v होगा। आप कहोगे सर कैसे होगा? तो मैंने क्या कहा था कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब होता है, अर्थात जो मान u का होगा वही तो u का v का होगा। जैसे मैंने समझाया था कि जैसे u अगर 5 सेंटीमीटर है तो v भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। दूसरी बात यहाँ पे साइन नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि एक एक्स एक्सिस के अगर आप प्लस ले रहे हो एक तरफ तो दूसरी तरफ आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो मुझे बताओ इस फॉर्मूले में कि फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/u। क्यों लिखा? क्योंकि v बराबर क्या है? u। और दूसरी चीज v बराबर क्या है? माइनस u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/-u। तो देखो 1/u माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। यहां से f क्या आ गया? 1/0 इज इक्वल टू
इनफाइनाइट। तो जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, वो होती है अनंत। कैसे आई ये मैंने आपको इस फॉर्मूले से डिराइव करके बता दिया कि 1/v प्लस 1/u, v और u सेम है तथा एक में माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि आप समतल दर्पण के एक तरफ अगर बीम मान रहे हो तो दूसरी तरफ प्रतिबिंब को आपको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या था कि बताइए शक्ति कितनी होती है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है 1/f। बताइए अभी आपने f का मान कितना निकाला है, इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट किसके बराबर होता है, 0 के। तो समतल दर्पण की शक्ति का मान कितना होता है, 0। तो फोकस दूरी का मान तो कितना होता है, अनंत। शक्ति का मान कितना होता है, 0। और एक तीसरा वर्ड है कि आवर्तन क्या होता है। तो देखो आवर्तन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। तो जो समतल दर्पण से आप जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी डिस्टेंस पे आपको क्या होगा, बिंब मिलेगा, सॉरी प्रतिबिंब मिलेगा। तो जो हाइट प्रतिबिंब की है वही हाइट किसकी है, बिंब की। तो अगर मैं मान लो प्रतिबिंब की ऊंचाई x है तो बिंब की ऊंचाई भी कितनी होगी, x। तो आवर्धन कितना हो जाएगा, +1। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी तो होती है अनंत, शक्ति कितनी होती है, 0, और आवर्धन कितना होता है, +1। क्यों होता है, क्योंकि आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। अब जितनी ऊंचाई पर बिंब की है उतनी क्या है, प्रतिबिंब की। तो क्या आ जाएगा, +1। यह थी इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए कि जो समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब है वो सदैव आपको कैसा दिखेगा, वो सदैव आपको दिखेगा आभासी और बिंब के आकार का। कैसा दिखेगा, बिंब के आकार का। तो समतल दर्पण से जो प्राप्त प्रतिबिंब है वो कैसा दिखता है आपको, आभासी दिखेगा। और कैसा दिखेगा, बिंब के आकार का। जैसे एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाना चाहूं, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है AB, तो यहां से आप रेज भेजो, जैसे ये रेज यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली गई और ये रेज यहां से चली गई। तो आप देखो ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल है। क्या ये कभी साइड मीट कर पाएगी, नहीं, बट ये इस साइड मीट कर सकती है। तो देखिए, तो जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट किसकी होगी, इमेज की। दूसरी बात, जो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा या वास्तविक। वास्तविक तो कब होता है, जब इसी साइड में प्रतिबिंब बनता है, बट इस साइड में तो प्रतिबिंब बन नहीं रहा, पिछली साइड में बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। तो जो इससे प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बिंब के आकार का होगा। और दूसरी खासियत क्या होगी, वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वो बनेगा आभासी प्रतिबिंब। ये थी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। क्योंकि हमने मिरर को दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो प्लेन था और दूसरा क्या था, स्फेरिकल मिरर, जिसको हिंदी में बोला जाता है गोलीय दर्पण। क्या बोला जाता है, गोलीय दर्पण। तो अब अगर मैं कोई गोलीय सतह ले लूं और उसके अगर एक तरफ मैं पॉलिश कर दूं और दूसरी सतह परावर्तन का कार्य करे, तो इस प्रकार जो प्राप्त दर्पण होगा वो क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। इसको आप समतल दर्पण से भी रिलेट कर सकते हो। तो देखो समतल दर्पण की डेफिनेशन क्या थी कि अगर आप कोई एक समतल सतह लो और उसके एक तरफ पॉलिश कर दो और दूसरी सतह परावर्तन का काम करे, तो वो दर्पण क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। तो वहां समतल नाम था तो आपने समतल सतह ली थी, यहाँ पे कैसा नाम है, गोलीय। तो आप क्या करोगे, एक गोलीय सतह लोगे, उसके एक तरफ पॉलिश कर दोगे, अब दूसरी सतह क्या करेगी, परावर्तन का काम करेगी। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल को बोला जाता है कॉनकेव मिरर और उत्तल को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या होती है और उत्तल दर्पण की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं अवतल दर्पण क्या होता है।
तो वह दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाए और धंसी हुई सतह किसका काम करे, परावर्तन का, तो वह क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या हो गई कि वह दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर तो आप पॉलिश कर दो, और जो ये अंदर धंसी हुई सतह, ये देखो ये तो होती है अंदर धंसी हुई सतह और ये है उभरी हुई सतह। तो देखो किस तरह पॉलिश की हुई है, ये जो लाइन शो कर रही है वो उभरी हुई सतह है। तो वह दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाती है और अंदर धसी हुई सतह परावर्तन का कार्य करे, तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, कॉनकेव। तो आप मुझे बताओ, कॉन्वेक्स तो आप अपने आप ही बता दोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, अर्थात जिसकी अंदर धसी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाए और उभरी हुई सतह क्या करे, परावर्तन का काम करे, तो वो दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। अब इनकी इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है अभिसारी दर्पण और इसको नाम दिया जाता है अपसारी दर्पण। ये क्या होते हैं, तो कि अभिसारी दर्पण का मतलब है इसके पास जो रेज आएगी ना, तो वो इन रेज को एक पॉइंट पे मीट करेगा, यानी ये इनको कंजर करेगा, मतलब मिला देगा एक जगह, इसलिए इसको तो बोला जाता है अभिसारी दर्पण। और इसके पास जो रेज आएगी ना, तो ये क्या करेगा, रेज को फैलाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अपसारी दर्पण। तो अभिसारी दर्पण का मतलब है कि ये जो रेज आएगी इस पे पैरेलल, जब आप परावर्तन आप करवाओगे इससे, तो ये रेज को एक पॉइंट पे मीट करवाएगा, तो इसलिए इसको तो बोला जाता है अभिसारी दर्पण। और ये क्या करेगा, रेज को फैलाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अपसारी दर्पण। ये था आपका स्फेरिकल मिरर। आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।